भैया और माँ मेरी भाभी पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे। भैया भाभी को इतना मारते थे कि बेचारी मार खा खा कर बेहोश हो जाती थी। एक दिन भैया ने भाभी को मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर उन्हें घर से निकाल दिया। माँ ने भी भैया का पूरा साथ दिया। भाभी बहुत ही रो रही थी, चिल्ला रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, मुझे घर से मत निकालो। लेकिन उन लोगों को भाभी पर जरा भी तरस नहीं आया। भाभी बेचारी आधी रात को उस घर से निकल गई। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद ही एक दिन अचानक से जब मेरी नजर भाभी पर पड़ी, मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरी भाभी उस कमरे में जिंदा लाश। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि आज मेरी भाभी घर आई हुई थी। जी हाँ, मेरे भैया की शादी बहुत ही धूमधाम के साथ हुई थी। और आज भैया जब शादी करके घर आए तो भैया के साथ भाभी भी थी, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। मैं अपने सहेलियों की भाभी को देखा करती थी, किस तरह वो अपने नंदों से लाड़ प्यार जताती थी और मेरी सहेलियां भी अपनी भाभी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। तभी से मेरे मन में हर वक्त यही ख्याल आता था कि मेरे भैया की भी जल्द से जल्द शादी हो जाए और मेरी भाभी भी जल्द से जल्द घर आ जाए। और आज मेरा ये सपना पूरा हुआ था। भैया और भाभी घर आ चुके थे, फिर दोनों ने घर में एक साथ प्रवेश किया। मैं खुशी खुशी इस रस्मों का हिस्सा बनी थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद सारे रस्म खत्म हो जाने के बाद मैं अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली गई थी। फ्रेश होने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरी नजर भाभी पर पड़ी। भाभी को तो अभी तक अपने कमरे में होना चाहिए था, लेकिन यह क्या, मेरी भाभी दुल्हन बने मेरे ही कमरे के पास खड़ी अपने दहेज में लाए हुए सामानों को बक्से से निकाल रही थी और एक एक चीज मेरी माँ को दिखा रही थी। फिर अचानक ही बाहर बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हमारे घर की लाइट ही चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था और अंधेरे घर में मेरी मम्मी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो न जाने भाभी से ऐसा क्यों कह रही थी। भाभी तो पहले से ही काफी डरी हुई थी और नर्वस लग रही थी। एक तो अपने माँ बाप से बिछड़ने का गम भाभी को वैसे भी खाए जा रहा था, ऊपर से मेरी मम्मी भाभी से बहुत ही अजीब तरह से बातें कर रही थी। मैंने आज से पहले कभी भी अपनी मम्मी का यह रूप नहीं देखा था। वह तो हमेशा मुझसे बहुत ही अच्छे से बातें क्या करती थी, पर न जाने आज भाभी को देखते ही उन्हें क्या हो गया था। मम्मी का गुस्सा वाला व्यवहार देखकर भाभी डर के मारे थर थर कांपने लगी थी। भाभी एक एक चीज बहुत ही नर्वस होकर दिखा रही थी। उस पर से मेरी मम्मी उन्हें बार बार यही कह रही थी कि फलाना चीज कहाँ है, वह चीज किधर है, यह सामान तेरी मम्मी ने क्यों नहीं दिया, वगैरह वगैरह। जबकि उसमें भाभी को तो अपने कमरे में बैठकर भैया का इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि आज भैया और भाभी की शादी की पहली रात थी। परंतु भाभी कमरे में ना बैठकर स्टोर में खड़ी होकर बक्से और गिफ्ट को खोल खोल कर मेरी मम्मी को दहेज का सामान दिखा रही थी। लाइट तो थी नहीं, जिस कारण से पूरे कमरे में अंधेरा फैल चुका था। फिर मेरी मम्मी भाभी से कहने लगी, बहू इमरजेंसी लाइट कहाँ है, जरा ऑन तो करो, देखो ना कैसे घोर अंधेरा फैला हुआ है। मेरा तो इस अंधेरे में जी घबरा रहा है। तुम्हारे दहेज के सामान में टॉर्च तो होगी ना। मम्मी के मुंह से सब सुनकर भाभी को चुप्पी लग गई थी। उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। फिर उन्हें चुप देखकर मम्मी ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर एक बार फिर से भाभी से बोली, क्यों तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक टॉर्च भी देकर नहीं भेजा। भाभी अभी भी चुप थी और फिर इतने में ही लाइट भी वापस आ चुकी थी, क्योंकि मौसम शांत हो गया था और बारिश भी थम चुकी थी। मगर भाभी का चेहरा पूरी तरह से आंसुओं से भीग चुका था। उनके चेहरे पर आंसुओं की बूंदे चमक रहे थे। आंखों में आंसू भरकर भाभी बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे हर वह चीज दी है जो वह दे सकती थी, और आपने लिस्ट में जो जो लिखा था वह सब मेरी माँ ने दिया है। सिर्फ एक इमरजेंसी लाइट ही नहीं दिया, वह भी मैं अपनी माँ से कहकर मंगवा लूंगी। भाभी की बात सुनकर मम्मी कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, जल्द से जल्द अपनी माँ को कहकर इमरजेंसी लाइट मंगवा लेना। बात तो ऐसे कर रही हो मानो कि कोई बहुत बड़ा खजाना लेकर आई हो। यह कहते मम्मी अपने कमरे में जा चुकी थी। मम्मी की बात भाभी को बहुत ही ज्यादा बुरी लगी थी। भाभी चुपचाप से अकेले आंखों में आंसू लिए वहीं पर खड़ी थी। अब मैं भाभी के पास चली आई, उनके कंधों पर अपना हाथ रख दिया। भाभी यह सहानुभूति भरा हाथ देखकर मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना अब हिचकियों में बदल चुका था। वह रोते हुए बोली, सोनम, तुम तो जानती ही हो कि मेरे माँ बाप ने किस तरह से मेरी शादी की है। मेरे माँ बाप ने कितनी मुश्किल से दहेज का सामान खरीदा है। उन्होंने हर चीजें दी है जो तुम्हारी माँ ने कहा था। तुम मेरा विश्वास करो, मेरी माँ ने मेरी खुशियों के लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी
यानी उनका जेवर भी बेच डाला है, जबकि और सिर्फ मेरे लिए मेरे पापा ने अपनी जमीन, जिस पर हम अनाज लगाया करते थे, जिससे हमारे घर की रोजी रोटी चला करती थी, वह भी गिरवी रखकर पैसे जमा किए हैं, ताकि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो सके और मैं खुश रह सकूं। मैंने बड़ी ही मुश्किलों से शादी की है, वरना मैं देख सकती हूँ मेरे माँ बाप की मुस्कुराहटों के पीछे छुपा हुआ दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं तो विदा होकर यहाँ आ गई, लेकिन अब 2 से 3 दिन बाद घर पर कर्जदार की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। आखिर लाखों रुपए के कर्ज ना जाने मेरे माँ पापा कैसे चुका पाएंगे। यह कहकर भाभी हिचकियां ले लेकर रो रही थी। उन्हें इस तरह से रोता देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ था। मैं उन्हें चुप कराने लगी और तसल्ली देते हुए बोली कि भगवान सब अच्छा करेगा। मैं मम्मी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ और मैं मम्मी को समझाने की कोशिश भी करूंगी। इतना कहकर मैं भाभी को दिलासा देते हुए उन्हें उनके कमरे में ले आई थी, ताकि उनका मेकअप थोड़ा सा ठीक करके उन्हें उनके बेड पर बिठा सकूं। मगर इससे पहले भाई कमरे में आ चुके थे। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब भाई ने अपनी पत्नी को यूं उजड़ी हुई हालत में देखा, वो आग बबूल हो गए थे। वो भाभी को देखते कहने लगा कि तुम पहली रात की दुल्हन हो और सुहाग रात को अपने पति का इंतजार करने की बजाय कैसे उजड़ी हुई हुलिया में इधर उधर घूम रही हो। यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। हर पति की इच्छा होती है, जब वह कमरे में आए तो उसकी पत्नी बेड पर उसका इंतजार करते मिले, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मैं यहाँ कमरे में कब से आया हुआ हूँ और तुम्हारा कहीं पता ही नहीं है। अब जाकर आई हो तो इतनी खराब हुलिया में कि देखकर ही मन खराब हो गया है। पहले मम्मी की बातें और भाई के मुंह से इतनी नफरत भरी बातें सुनकर भाभी खुद पर कंट्रोल ना कर सके और मेरे पीछे छुपकर खड़ी होकर फिर से रोने लगी। वो आज भाई से पहली बार ही मिल रही थी और पहली ही मुलाकात में भाई उन पर इस तरह से बरस पड़े थे। मैंने भाई को घूर कर देखा और बोला कि भाई कुछ तो ख्याल करो, यह पत्नी है आपकी और आज आप दोनों की शादी की पहली रात है। देखिए भाभी किस तरह से रो रही है। पहले तो मम्मी ने भाभी को सुनाया और अब आप भी। अब मैं भाई को कुछ और कहती, लेकिन इससे पहले भाई ने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवा दिया और कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। लेकिन मैं चाहती भी तो कैसे जाती। भाभी ने मुझे मेरे दुपट्टे से पकड़ रखा था, मगर खैर मैंने भाभी को एक बार फिर से समझाया और नरमी से बात करने के लिए कहकर कमरे से बाहर आ गई। आज मुझे वह पल याद आ रहा था जब हम लोग भाभी के यहाँ उन्हें देखने के लिए गए थे। इससे पहले भी माँ कई और जगह भी भाई के लिए रिश्ता देखी थी, लेकिन तय नहीं हो पा रहा था। मेरी माँ का स्वभाव बहुत ही तेज तर्रार वाला था। उन्हें गुस्सा बहुत ही जल्द आ जाता था और भाई ने भी कोई खास पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, इसलिए मेरे भाई के उठने बैठने और बोलने के अंदाज देखकर सभी लोग रिश्ते के लिए मना कर देते थे। फिर एक दूर के रिश्तेदार के कहने पर हम लोग यहाँ पर भाई के लिए रिश्ता लेकर आए थे। मैंने एक नजर इस घर पर डाली थी। एक छोटा सा मकान और कुछ जरूरी सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे तो इस घर को देखकर अंदाजा हो चुका था। मेरी भाभी की मैके की हालत बहुत ही खराब थी। मेरा भाई कम पढ़ा लिखा था, मेरे पापा नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोगों का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था, क्योंकि हमारा अपना खुद का मकान था। कुछ जमीन थी जो लोगों को किराए में देकर पैसे मिल जाया करते थे। भाई निकम्मा था, कुछ काम नहीं करता था, लेकिन जमीन के पैसों से हम लोग अपना गुजारा ठीक ठाक चला रहे थे। मगर हैरत तो मुझे अपनी माँ पर उस वक्त हुई थी जब उन्होंने पूरे गांव में ऐलान कर रखा था कि बहू लाऊंगी तो ऐसे घर से लाऊंगी जो ट्रक भरकर दहेज लेकर आएगी, जिसे देखकर सारे गांव की औरतों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मेरी भाभी देखने में खूबसूरत और सादगी से भरी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। मैं तो अपनी भाभी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। पहली नजर में मेरी भाभी मुझे पसंद पड़ गई थी। मैंने मुस्कुराकर उनके हाथों से चाय का कप ले लिया था। वह उम्र मेरी ही जितनी थी, पढ़ाई ज्यादा नहीं की थी, सिर्फ इंटर तक ही पढ़ी थी। वह अपने माँ बाप की पहली औलाद थी। उसके बाद भी उनके 2 बहनें और थी, लेकिन वह अभी बहुत ही छोटी थी। मुझे तो मेरी भाभी बहुत ही पसंद आई थी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मीठे शब्द में बात करने वाली लड़की थी, जो कि पहली बार में ही मेरे दिल को भा गई थी। चाय देकर और जैसे मेरे पास बैठने लगी तो मेरी मौसी बोली कि अरे बेटा, बैठ कहाँ रही हो, जरा सामने खड़ी हो जाओ।
हमें देखने तो दो, आगे हमारे घर की बनने वाली बहू कैसी है। आरती भाभी शर्म से मुस्कुराकर मौसी और माँ के सामने किसी मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। मेरी मौसी मेरी माँ से धीरे धीरे शब्दों में बातें करते हुए बोली कि दीदी देख लो जरा ध्यान से, लड़की को कहीं लड़की में कोई कमी वगैरह तो नहीं है, सकल सूरत से तो ठीक ही है। मौसी की इस बात को आरती भाभी की माँ ने भी सुन लिया था, लेकिन बेचारी क्या करती, बिल्कुल भी चुप रही। आखिर बेटी की माँ थी। मौसी बार बार आरती भाभी को कभी घुमाओ, कभी चलाकर ऐसे दिखाओ, कभी वैसे दिखाओ, इस तरह से कर रही थी मानो वह दुकान पर रखी हुई कोई सामान हो। फिर लड़की को हर तरफ से देखने के बाद मेरी माँ ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और फिर कुछ दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मगर हैरत तो मुझे मम्मी और मौसी पर तब हुई थी जब उन्होंने मिलकर दहेज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर ली थी, जिसे देखकर मैं चकराकर रह गई थी। भाभी के मायके वालों से हर उस चीज की मांग की गई थी जो आज तक हमने अपने घर में कभी भी नहीं देखे थे। मुझे तो भाभी के घर वालों की चिंता सताने लगी थी। मैंने मम्मी को समझाने की बहुत ही कोशिश की, मगर वह तो मुझे डांट कर चुप करवा दिया करती थी। उनका कहना था ऐसे करने से लड़के वाले पूरी जिंदगी हमारे नीचे दबकर रहते हैं। खैर, मैंने अपने भाई की शादी में खूब मौज मस्ती की थी, मगर शादी की पहली रात को ही बेचारी भाभी को मम्मी और भाई की बातें सुननी पड़ी थी। 2 दिन बाद ही मम्मी ने भाभी पर पूरे घर की जिम्मेदारियां डाल दी थी। वह अच्छी बहू की तरह पूरे घर का काम करती रहती थी। भाई के बोलने का अंदाजा बहुत ही बुरा होता था। वो भाभी से इस कदर अजीब गुस्से भरी अंदाज में बोलते थे कि मुझे खुद बुरा लगता था। भाभी बेचारी बिल्कुल चुप रहती थी। उन्होंने धीरे धीरे पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। फिर शादी के 1 हफ्ते बाद भाभी की माँ और उनकी बहन भाभी से मिलने के लिए हमारे घर आई। भाभी के रिश्तेदारों को देखते ही माँ का चेहरा उतर गया था। उनका दिमाग खराब हो गया था। वो फौरन तेज आवाज में बोली, क्या यह कोई सरकारी अस्पताल है? जब जिसका मुंह होता है मुंह उठाकर चला आता है। बेटी का ससुराल है, कोई पिकनिक स्थल नहीं है जो कि सब मुंह उठाकर चले आ रहे हैं। यह सुनकर तो मैं शर्म से जमीन में धंसने लगी थी। बस कोई जगह मिले जहां पर मैं अपना मुंह छुपा सकूं। भाभी जो खुशी से अपनी माँ बहनों से मिलने जा रही थी, एकदम से रुक गई थी। उनका चेहरा एकदम से सफेद पड़ चुका था। वहीं भाभी की माँ के चेहरे पर शर्मिंदगी थी और वो हड़बड़ाकर कहने लगी, बहन जी, वो बस बच्चियां अपनी बहन को याद कर रही थी, इसीलिए हम सब मिलने के लिए चले आए। वह इतना ही बोल पाई थी कि तभी मेरी माँ ने अपने मुंह में पानी का कुल्ला लेकर बोली, बेटी की शादी किए हुए अभी हफ्ता भर भी नहीं गुजरा और अभी से बेटी की याद सताने लगी। कहो तो वहीं भिजवा देती हूँ, रख लेना अपनी बच्ची को अपने पल्लू में बांधकर। मेरी माँ इतना कहकर गुस्से से कमरे से चली गई थी, मगर जाने से पहले मुझसे कहने लगी, चीनी और दूध फ्री में नहीं आते। खबरदार, जो इन लोगों के लिए चाय का नाश्ता बनाया सिर्फ सादे पानी पर ही इन्हें चलता कर देना। यह सब वहां मौजूद सभी लोगों ने सुन लिया। मेरी माँ ने झोलियां भर भर कर बेइज्जती कर दी थी। वह लोग मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही रुके थे और फिर वापस वगैरह कुछ खाए पिए चले गए। भाई भी दूसरे कमरे में मौजूद था, मगर बाहर आकर मिलने की कोशिश भी नहीं की है। सब देखकर भाभी के आंखों में आंसू आ गए थे। वो दुपट्टे से अपने आंखों के आंसू साफ करने लगी और फिर खामोशी से घर के कामों में लग गई। मेरा भाई को नौकरी तो करता नहीं था, सुबह सवेरे घर से निकल जाया करता था। यूं ही दोस्तों के साथ सारा दिन गुजारने के बाद वापस से घर आ जाया करता था। एक दिन भाभी भाई से कहने लगी, आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं? अब तो मेरी जिम्मेदारी भी आप पर आ चुकी है, मुझे भी पैसों की जरूरत होती है। मगर भाई ने भाभी की कही हुई एक एक बात जाकर माँ को बता दी। माँ तो जैसे इसी मौके के इंतजार में थी। वो फौरन भाभी को अपने पास बुलाई और उन्हें डांटते हुए कहने लगी, ये मेरा बेटा है, कमाए या ना कमाए तुम्हें क्या समस्या है? तुम कौन सा भूखी रहती हो? तीनों टाइम तो ठूस ठूस कर खाना खाकर ही सोती हो। भाभी ने तो एक नॉर्मल बात अपने पति से कही थी, मगर मेरा भाई तो हर बात माँ को बता दिया करता था। आखिरकार अब भाभी ने कुछ कहना ही छोड़ दिया। कुछ समय के बाद भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्हें 1 लाख की जरूरत थी। उन्होंने मम्मी के सामने अपनी बात रखी। मम्मी ने फौरन अपने हाथ खड़े कर दिए। अब बोली, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। जो पैसे थे वह सब तो तेरी शादी में ही खर्च कर दिए। अब इतनी ही जरूरत है, जाकर अपनी पत्नी से बोलो अपने मैके से तुम्हें पैसे ला कर दे। आखिर उनकी बेटी की ही तो इच्छा है कि उसका पति कोई काम करे। इतना सुनना था कि भाई भाभी के पास गया और जाकर कहने लगा, मुझे 1 लाख की जरूरत है, तुम जाकर अपने माँ बाप से कहो मुझे पैसे दे दो। यह सुनकर भाभी परेशान हो गई थी। आखिर उनके माँ बाप उन्हें इतने पैसे कहाँ से देते?
पहले ही उन पर शादी का कर्ज चढ़ चुका था जो कि अब तक नहीं उतरा था। मगर भाई ने उन्हें सख्त शब्दों में समझा दिया कि मुझे पैसे लाकर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मजबूरन भाभी को अपने मैके जाना ही पड़ा। उन्होंने वहां वह सब बताया जो भाई कह रहे थे। वह भी मजबूर थे, अपनी बेटी का घर बसाना चाहते थे, इसलिए भाभी के पापा ने कहीं से मांगकर 50,000 मेरी भाभी के हवाले कर दिए। भाभी वापस आई और आकर वह पैसे भाई को दिया। वो गुस्से से भाभी को देखने लगे थे क्योंकि पैसे पूरे नहीं थे। उन्होंने फिर भाभी को बहुत बातें सुनाई थी और फिर वह पैसे लेकर घर चले आए थे। कुछ दिनों तक तो भाई घर में दाखिल ही नहीं हुए थे। हम सब भाई को लेकर परेशान होने लगे थे। आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस था जो अभी तक भाई घर पे नहीं आ रहे थे। उनसे हमारा संपर्क बंद हो चुका था। मगर फिर एक हफ्ते बाद भाई घर वापस आया। वहां से कहने लगा, माँ वह पैसे तो मुझे यूं ही दोस्तों में खर्च हो गए। मुझ पर बिजनेस के नाम पर और कर्ज चढ़ चुका है। 50,000 ही थे। उन पैसों से मैंने कुछ पैसे खाने पीने में खर्च किए और कुछ पैसे काम पर लगाया, लेकिन अब और पैसे चाहिए। एक बार फिर मम्मी और भाई भाभी को तंग करना शुरू कर चुके थे। वह दोनों कह रहे थे, जाओ और जाकर अपने मैके से और पैसे लेकर आओ। यह सुनकर भाभी के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, अब मेरे माँ बाप के पास और पैसे नहीं है। यही पैसे उन्होंने कर्ज लेकर दिए थे और मेरे माँ बाप पहले से इतने ज्यादा कर्ज में डूब चुके हैं। अब और पैसे कहाँ से देंगे। लेकिन मेरे भाई और माँ को तो भाभी की किसी बात पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। भाभी मेरे पास आकर रोने लगी और कहने लगी, और पैसे कहाँ से लाऊं। वैसे ही मेरे माँ बाप के ऊपर हर जगह से कर्ज के पैसे देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मैंने अपनी तरफ से अपनी माँ और भाई को बहुत ही समझाने की कोशिश की। भाभी इतने पैसे नहीं ला सकती, उनके माँ बाप तो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। मगर भाई ने तेज आवाज में भाभी को बातें सुनाना शुरू कर दिया। उन्हें गालियां देने पर उतर आए थे और जब भाभी नहीं मानी तो पैसे लाने के लिए तो भाई ने भाभी को लात और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। मैं भाभी को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसी समय मेरी नजर दरवाजे की तरफ पड़ी। मैं हैरान रह गई थी क्योंकि भाभी के पापा दरवाजे के पास खड़े थे। वे सारी बातें सुन चुके थे। अपनी बेटी को यूं पिटता देखकर उनका हाथ सीने पर जा लगा था। उन्होंने तो अपनी बेटी को खुद से बड़े घर में देकर इनकी खुशियां चाही थी, इसलिए बहुत सा कर्ज उठाया था ताकि उनकी बेटी इस घर में खुशी से रह सके, सुखी से रह सके। मगर इसके बावजूद उनकी बेटी की इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं थी, बल्कि उनकी बेटी को ससुराल में जानवरों की तरह रखा जा रहा था। यह देखकर उनको हार्ट अटैक आ गया। वह वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे। यह देखकर भाभी चीख मारते हुए अपने पापा की तरफ भागी थी। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे। उन लोगों के कहने पर भाई फौरन भाभी के पापा को अस्पताल लेकर गए थे। मगर तब तक भाभी के पापा इस दुनिया से जा चुके थे। ये सपना भाभी, उनकी माँ, उनकी बहनों के लिए बहुत ही बड़ा था। आखिर वही तो उनकी जीने का इकलौता सहारा था। मगर इसके बावजूद मरने के बाद हमारे गांव के रीति रिवाज के अनुसार खाने पीने का खर्चा, तमाम खर्च उन्होंने खुद ही किए थे। मेरी मम्मी और भाई ने उनकी जरा भी मदद नहीं की थी। उल्टा बात बात पर नाक मुंह चढ़ाकर बुरी बातें करने लगे थे। भाभी को अपने मैके में सिर्फ 2 ही दिन रहने की इजाजत मिली थी। तीसरे दिन ही जाकर मम्मी भाभी को अपने साथ घर ले आई थी। अब तो भाभी की जिंदगी मम्मी ने और भी ज्यादा मुश्किल करती थी। वह बात बात पर भाभी को ताना दिया करती थी। जब सब लोग खाना खा लेते उसके बाद ही भाभी को ऑर्डर था खाना खाने का। अगर खाना भरपेट नहीं पचता तो भाभी आधे पेट खाकर ही सो जाया करती थी। भाई का व्यवहार तो भाभी के साथ पहले से भी कुछ खास नहीं था। वो अपनी पत्नी को अपने पाँव की जूती समझते थे। फिर समय यूं ही गुजर गया। एक बार फिर भाई ने बिजनेस के नाम पर कुछ कर्ज उठाया और फिर भाई भाभी पर दबाव डालने लगी, जाकर अपने माँ से कहो मुझे पैसों की जरूरत है। मगर भाभी ऐसे कैसे कर सकती थी। मैके में अब उनका था ही कौन जिससे वह पैसे लेकर आती। भाभी कहने लगी, मेरी माँ के पास पैसे नहीं दे सकती है। उनके पास सिर्फ एक घर ही बचा है, वह भी गिरवी पर रखा है। उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी है क्योंकि वह मेरी शादी के कर्ज नहीं उतार पा रहे थे। इसके बावजूद आप मुझसे और पैसे मांग रहे हो। मेरे सर पे तो अब बाप का साया भी नहीं है। अब तो मुझ पर दया करो। भाई ने जब भाभी के मुंह से सुना तो गुस्से से भाभी को देखते हुए थप्पड़ मारने लगे और फिर उसके बाद मारते ही चले गए। मैंने आगे बढ़कर भाई को रोकना चाहा तो उन्होंने मुझे भी धक्का देकर दूर कर दिया और कहने लगे, यह कैसी बदतमीज पत्नी मेरी माँ लेकर आई है जो मुझसे जबान चलाती है। भाभी जमीन पर गिर चुकी थी और फुट फुट कर रोने लगी थी। मैंने भाभी को भाई से दूर किया और भाभी को उठाकर अपने कमरे में ले गई। वो बस रोए ही जा रही थी क्योंकि उनके साथ बहुत ही जुल्म हो रहा था। अब तो भाई का यह रोज का रूटीन बन चुका था। रोजाना भाभी को मारते पीटते घर से निकाल देते और कहते, जाओ जाकर अपने माँ से पैसे मांग कर लाओ।
भाभी रोज जाती और रोज खाली हाथ वापस आती थी। उन्हें खाली हाथ देख भाई एक बार फिर से भाभी से मारना शुरू कर देते। मेरी माँ भी भाई का साथ देती और कहती, इसे मारो, इतना मारो कि इसका शरीर छलनी हो जाए। इस पर मार पड़ेगी तभी मार के डर से अपनी माँ से पैसे लेकर आएगी। भाभी रोते हुए कहती, मेरी माँ मुझे पैसे कैसे देगी? उनके घर में तो 100 भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। कितने दिनों से वहां पर खाना नहीं बना और घर में मौजूद थोड़ा बहुत आटा से ही रोटी बनाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इस हाल में वो मुझे पैसे कैसे दे सकती है? भगवान के लिए उनकी हालत पर दया करे। भाई कहने लगा, अगर तुम अब वहां से पैसे नहीं ला सकती तो फिर तेरी यहाँ जरूरत ही क्या है? मेरी माँ भी फौरन वहीं पहुंची और बोली कि हाँ, तू पैसे नहीं दे सकती तो फिर अब हमारे घर में रहने का भी तेरा कोई हक नहीं है। इतना कहना था कि भाई ने भाभी को धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहा, अब तो मेरी जिंदगी से निकल जाओ, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। कुछ दिन में तलाक के पेपर तेरे घर भिजवा दूंगा। भाभी दरवाजे पे रोती रही, कहती रही, मुझे इस घर से मत निकालो, मत निकालो, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरी माँ मेरा दुख नहीं झेल पाएगी, वह मर जाएगी। लेकिन भाई और माँ पर इस बात का कुछ भी असर नहीं हुआ था। भाभी की हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया था और मैं भी रोने लगी थी। मैंने भाई और मम्मी के साथ कहा कि मैं भी आपसे जवान लड़ाती हूँ, मुझे भी मारकर घर से निकाल दो। आखिर क्या बिगाड़ा था उस मासूम लड़की ने आपका, जो आपने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया? यह मत भूलिए कि यह दुनिया गोल है। अगर आज आपने किसी की बेटी के साथ गलत किया है तो फिर कल आपकी बेटी के साथ भी वही व्यवहार होगा। मगर आपको क्या, जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत ना कर सके, उसके दिल में अपनी बहन के लिए क्या इज्जत और क्या प्यार होगा? अगर मुझसे मोहब्बत होती तो शायद आप अपनी पत्नी की इज्जत जरूर ही करते, क्योंकि आपको देखकर दिल में एक बार यह ख्याल जरूर आता कि दूसरे की बेटी को तंग करते हो तो हमारे घर की बेटी भी कभी सुखी नहीं रहेगी। लेकिन आपको सिर्फ पैसों से प्यार है, रिश्तों की आपकी नजरों में कोई भी अहमियत नहीं है। भाभी रोते वहां से जा चुकी थी। कुछ दिन यूं ही खामोशी से गुजर गए थे। भाई ने तलाक के पेपर तैयार करवाया, भाभी के घर पहुंचा दिया। मैंने भाई को रोकने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। भाभी ने भी तलाक के पेपर पर साइन कर दिए थे और इस तरह भैया और भाभी का तलाक हो गया। शायद भाभी ने भी अब अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। फिर कुछ दिन बाद जब मैं भाभी के घर से बाहर से गुजरी तो मैंने देखा कि भाभी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं बहुत ही शर्मिंदा थी, मगर फिर भी मैं घर के अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर जाकर मैंने देखा कि भाभी और उसकी बहनें जिंदा लाशों की तरह घर में पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर मुझे रोना आ गया था। मैंने उनसे माफी मांगी, मगर मैं मन ही मन सोच चुकी थी कि अब मुझे आगे क्या करना है। मेरे कहने पर भाभी ने अदालत के जरिए भाई को वारंट भिजवा दिया, जिसमें साफ लिखा था, मेरा दहेज मुझे वापस चाहिए और मेरे बाप ने जितना कर्ज लिया वह भी वापस कर दिया जाए। यह नोटिस कोर्ट की तरफ से था। भाई और माँ के कानों में तो धुआं निकल गया था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाभी इतनी तेज भी हो सकती है, मगर फिर भी आदत से मजबूर दोनों भाभी से ही बातें सुनाने लगे थे। मगर क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था इसलिए उन लोगों को मानना ही पड़ा। लेकिन अब भाई और माँ के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। भाभी के दहेज का जितना भी महंगा सामान था भाई ने सारा का सारा बेचकर अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया था। कुछ काम धंधा तो करता नहीं था, घर में केवल पड़ा रहता था। पैसों की जरूरत होती तो घर के सामान ले जाकर बेच देता था। और अब जब कोर्ट की तरफ से दहेज वापस करने का ऑर्डर आया तो भाई के तोते उड़ चुके थे। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर था तो मानना तो जरूरी था। किसी न किसी तरह से भाभी के दहेज का सारा सामान इकट्ठा किया गया और भाई भी को कोर्ट के जरिए वापस किया गया। यह सब कुछ करने के लिए मेरी माँ को अपना मकान बेचकर किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा था। उसके बाद मैंने भाई को और उसकी बहनों को सलाह दी कि वो अपने घर में एक छोटा सा सिलाई सा सेंटर खोल ले। उनकी बहनें और माँ बहुत ही मेहनती थी। अब वह लोग कपड़े सिलाई करने के साथ साथ लोगों को कपड़े सिलाई करना भी सिखाती थी, जिससे कि अच्छा आमदनी हो जा रही थी। अब उन लोगों को गुजारा अच्छे से होने लगा था। मेरे घर वालों को इस बात की एक जरा भी भनक नहीं पड़ी थी कि मैंने अपनी भाभी का मदद किया और मैंने भाभी के साथ मिलकर कोर्ट में जाकर अपने माँ और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। भगवान ने मेरी माँ और मेरे भाई को उनके किए की सजा दे दी थी। एक बार भाई अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहा था। भाई के दोस्त और भाई आगे की सीट पर बैठे हुए थे। एक बड़े से ट्रक ने कार की टक्कर मार दी और कार का शीशा भाई के दोनों आंखों में घुस जाता है और उस एक्सीडेंट में भाई की दोनों आंखें चली जाती हैं। भाई के और भी चोटें आई थी। इलाज के लिए मम्मी को अपनी जमीन बेचनी पड़ी थी। भाई ठीक तो हो गए, लेकिन उनकी आंखें जा चुकी थी। अब भाई और मेरी माँ बिल्कुल कंगाल हो चुकी थी। उन्हें उनके लिए की सजा मिल चुकी थी।
मेरे दिल में अपनी भाभी के लिए कभी भी कोई बुरा ख्याल नहीं आया था। मैंने हमेशा उनका भला ही चाहा था और जितना हो सका था मैंने उनकी मदद ही करने की कोशिश की थी। शायद इसलिए भगवान ने मुझे मेरी इस नेकी का फल दिया था। एक दिन एक लड़का मुझसे प्यार कर बैठा। कुछ ही हफ्ते बाद मेरी शादी उसके साथ हो गई। मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। मेरे ससुराल में मेरी एक ननद भी थी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, और मेरे एक जेठ भी थे। वह मेरे पति से 5 साल बड़े थे। उनकी शादी तो हो ही चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनकी एक बेटी थी जो कि 2 साल की थी। मेरे दिल में अचानक ही मेरी भाभी का ख्याल आया था, और फिर ससुराल वालों से बात करके मैंने अपनी भाभी की शादी जेठ जी के साथ कर दी। मेरे जेठ जी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मेरी भाभी को अपनी पत्नी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, और अब दोनों बहुत ही खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे जेठ जी ने अपनी पत्नी को अनुमति दे रखी थी कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ और बहन का कोई सहारा नहीं है, तुम उसकी मदद बिंदास कर दिया करो, और जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे कहने से बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। मैं जहां भी तक भी हो सका था मदद करूंगा। तुम्हें मुझसे डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। भगवान ने फिर से मेरी भाभी की जिंदगी में खुशियां भर दी थी। वह पहले भी मेरी भाभी थी और अभी भी मेरी भाभी ही बनी थी। तो मेरी जेठानी लगती थी, मैं उन्हें भाभी ही बुलाती थी। हम दोनों देवरानी जेठानी बहुत ही प्यार से रहते हैं। लेकिन इधर अपने कर्मों के कारण मेरी माँ और मेरा भाई एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस गए हैं। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, और यही उनके कर्मों का फल है। दोस्तों, किसी ने सच कहा, इंसान को अपनी गलती की सजा किसी भी सूरत में भुगतना ही पड़ता है। आप अपना राय दीजिए, क्या मेरी माँ और मेरे भाई के साथ सही हुआ या गलत। दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।